चलिए आज देखेंगे हम डेफिनेट इंटीग्रल का रिवीजन। आइए डेफिनेट इंटीग्रल को आज रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। प्रॉपर्टी पहले देख लीजिए, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको, और एक बार रिवीजन में देख लीजिएगा प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है अगर वेरिएबल x है उसकी जगह हम t रख दें तो भी मान में कोई अंतर नहीं आता है, मान वही का वही रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल जहाँ पे x है वहीं x की जगह हमें t रखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे इंटीग्रेशन आप मान लीजिए कहीं दिया हुआ है sin 2x dx, तो इसको अगर हम ये लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt, लिमिट हम ले रहे हैं ए टू बी ही ले रहे हैं, या चलिए 0 टू पाई ले रहे हैं, 0 टू पाई बाई 2, यहाँ भी लिमिट 0 से पाई बाई 2 ले रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि जहाँ x है x की जगह हम t रख दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसका मान पहले जो था वही का वही रहेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि इसकी वेरिएबल x को t में बदल सकते हैं जब चाहे तब। इस बात का ध्यान रखा जाए केवल x ही हो, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को हटा के टी रख दीजिए, नहीं, x की जगह टी रख देना है हमें, तो उसका मान नहीं बदलता है, वही का वही रह जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर कोई इंटीग्रेशन ए टू बी या एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए या एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है अगर इनके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए एक दूसरे के साथ, तो इनके मान में कोई अंतर नहीं आता, मान वही का वही रहता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, बाकी कोई अंतर नहीं आता है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू पहले आती थी वही अब भी आएगी। ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक इंटीग्रेशन को हम एक से अधिक इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं, प्लस सी टू डी एफ एक्स डी एक्स। देखिए दो इंटीग्रेशन में हमने इसको तोड़ दिया, आप चाहे तो 2 से 3 इंटीग्रेशन में तोड़ देंगे, 4 में तोड़ देंगे। इसकी शर्त क्या होती है, अब यहाँ सबसे पहले लोअर लिमिट यहाँ से शुरुआत करते हैं, जैसे ए टू सी किया हमने, बीच में सी लाए, ये सी इसका अपर लिमिट है तो इसका लोअर लिमिट होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आप डी ई एफ में तोड़ना चाहते हैं तो पहले का जो अपर लिमिट होगा दूसरे का लोअर लिमिट, फिर यहाँ पे जो अपर लिमिट होगा वो अगले का लोअर लिमिट। इसी तरह से इस ए और बी के इंटरवल के बीच में जितने इंटीग्रेशन में चाहे इसको उतने इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हैं। ये आपकी थी तीसरी प्रॉपर्टी। काफी इंपॉर्टेंट है चौथी प्रॉपर्टी, वो क्या है देख लीजिए।
चौथी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f a माइनस एक्स dx। यानी चौथी प्रॉपर्टी में क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो भी इंटीग्रेशन दिया हो उसका लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट एनीथिंग कुछ भी हो। हम क्या करते हैं, अपर लिमिट में से जो भी वेरिएबल है उसको घटा देते हैं। यहाँ अपर लिमिट ये है, वेरिएबल x है, तो x की जगह पे हम क्या कर देते हैं, a माइनस एक्स रख देते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम x के स्थान पर अपर लिमिट में से उस वेरिएबल को घटा के रख देते हैं, यानी x की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एक्स। ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है। पांचवी प्रॉपर्टी 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx या 0। यहाँ पे दो मान होते हैं, कब, यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, आपका 0 to a fx होगा। यदि दूसरा वाला कंडीशन, यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ उसकी लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। यहाँ अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से हम क्या करेंगे, घटाएंगे किसको, वेरिएबल को। अगर फंक्शन में कोई चेंजेज नहीं आता है, फंक्शन वही का वही आ जाता है, तो इसको हाफ कर लेंगे, 2 यहाँ कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, अपर लिमिट को हाफ कर देंगे। अगर मान लीजिए हम 2a माइनस एक्स अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटाएं, अगर माइनस चिन्ह के साथ फंक्शन वापस आता है तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा। ये पांचवी प्रॉपर्टी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो आपको देख के लगता है टफ है, लेकिन काफी आसानी से लग जाता है अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है छठवीं, छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx। यदि (0 to a fx dx) यदि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, यानी फंक्शन जो है सम फलन हो। दूसरा, ये इंटीग्रेशन 0 हो जाता है यदि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी फलन क्या हो, विषम हो। विषम फलन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें देखिए फंक्शन को चेक कर लेते हैं, फंक्शन सम है कि विषम है। अगर फंक्शन सम होगा तो यहाँ दोनों पे देखिए सेम लिमिट होता है, सिर्फ माइनस चिन्ह का अंतर होता है। ये लिमिट, लोअर लिमिट इसकी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट जो है वही रहेगा। और फंक्शन क्या होता है, ये इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ पे देखिए एक ए हटेगा, यहाँ पे 2 आ जाता है, और 0 to a fx dx कब होता है, जब फंक्शन सम हो, यानी x की जगह माइनस एक्स रखा जाए और फंक्शन वही का वही रह जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे फलन को हम सम फलन कहते हैं। यदि x की जगह माइनस एक्स रखने पे माइनस चिन्ह के साथ फंक्शन वापस आता है तो उसको विषम फलन कहेंगे, और तब इस इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाता है। तो देखिए उसके बाद देख लीजिए सम फलन और विषम फलन क्या होते हैं।
सम फलन विषम फलन। अब देखिए दो ही तरह की नहीं, कुछ ऐसे फलन है जो ना तो सम होंगे ना ही विषम होंगे, हम लेकिन दो के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए सम फलन किसको कहते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ रखिए एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर वही आ गया, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स। ये कौन सा फलन है, ये सम फलन है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो ये कैसे पता चलेगा, सम एक्स की जगह पुट करिए, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स रख लीजिए, तो ये माइनस एक्स का होल क्यूब और 3 बार गुणा होगा तो माइनस एक्स क्यूब, यानी ये आ गया माइनस एफ एक्स। अब देखिए पहले केवल एफ एक्स इसमें आया, ये सम फलन, माइनस चिन्ह के साथ फलन वापस आता है तो विषम फलन। कुछ ऐसे फलन होंगे जो ना तो सम होंगे ना ही विषम होंगे, इन्हीं को देख लीजिए। अगर हम इस तरह से लिख दें एक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब ये फंक्शन ना तो सम होगा ना ही विषम होगा, क्योंकि दोनों आ गए इसमें, एक सम फलन आ गया एक विषम फलन आ गया, तो ये फलन ना तो सम होगा और ना ही विषम होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी जैसे साइन एक्स विषम फलन है, कॉस एक्स सम फलन है, तो इस तरह से आप देख लेंगे कि कौन सा फलन सम है और कौन सा विषम है। इसी पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम सीधे, जिनको देख के आपको पता चल जाएगा कि उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आइए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यही क्वेश्चन है, एक बार देख लिया जाए। अब देखिए अभी जो प्रॉपर्टी हमने बताया उसी प्रॉपर्टी का ये क्वेश्चन है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स कॉस एक्स, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने क्या रखा, माइनस एक्स रखा। यही रखने के बाद अब हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन सम है कि विषम है, तो माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स, माइनस चिन्ह इसमें बाहर नहीं आता, तो ये आपका फंक्शन क्या आया, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस, देखिए इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह एफ एक्स रख सकते हैं, तो माइनस एफ एक्स। तो फलन जो है ये फलन कौन सा फलन है, विषम फलन है, क्योंकि वही फंक्शन माइनस चिन्ह के साथ आ रहा है। तो विषम फलन अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सीधे अभी प्रॉपर्टी से आप पढ़े हुए हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे i इक्वल टू 0, कुछ नहीं लगाना हमें, यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये फलन क्या है, विषम फलन है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, 0 मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ये करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी से देख लीजिए कि क्या है, जब भी इस तरह की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो, सिर्फ चिन्ह इनके अपोजिट हो, तो ऐसे कंडीशन में हम चेक कर लेते हैं कि दिया हुआ फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन होता तो यहाँ पे 2 आ जाता और लिमिट हो जाती 0 टू पाई बाई 2। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए उसको। इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2
log 10x dx, ये है। अब देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी इसको मान ले रहे हैं हम i इक्वल टू, अब देखिए जब भी मैंने बताया हुआ है कि जब भी इसकी लिमिट लोअर लिमिट 0 हो किसी भी इंटीग्रेशन का, तो एक बार प्रॉपर्टी 4 जरूर ट्राई करना चाहिए। एक बार हम यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 ट्राई करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टी 4 से क्या है, हम अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटाते हैं। ये हो गया आपका 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस एक्स dx। हम इसको इक्वेशन नंबर 1, जब भी जहां से हम प्रॉपर्टी 4 लागू करते हैं उस इंटीग्रेशन को इक्वेशन नंबर 1, जब प्रॉपर्टी 4 हम लागू करके खत्म हो जाता है उसको उस इंटीग्रेशन को इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं हम। देखिए 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा, ये cot x dx। चलिए हम यहीं से 2 मान लेते हैं, प्रॉपर्टी 4 खत्म हुई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, वी गेट, देखिए इधर भी यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, दोनों आई जुड़ेगा तो ये हो गया आपका 2y। इंटीग्रेशन में क्या है देखिए, दोनों की लिमिट सेम है इसलिए हम एक ही इंटीग्रेशन में इनको लिख दे रहे हैं, log 10x प्लस log cot x dx। आप फार्मूला जानते हैं, log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है, log mn। इन दोनों का क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ये इक्वल टू 0 to π/2 log 10x into cot x dx। 0 to π/2, यहाँ देखिए cot x को लिखा जा सकता है 1/10x, लिख दे रहे हैं हम log 10x into 1/10x dx इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx इक्वल टू log 1 का मान क्या होता है, 0, पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया, क्योंकि log 1 इक्वल टू 0। log 1 का मान किसी भी बेस पे 0 होता है, इसलिए पूरा इंटीग्रेशन का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह के छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, जिनको आप देख के भी बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी 4 लगने के बाद काट आएगा और यहाँ पे दोनों को गुणा करेंगे log 1 आ जाएगा और इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम केवल डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो कुछ और क्वेश्चन इसी के देख लीजिए। एक ही तरह के क्वेश्चन, कई क्वेश्चन बन जाएंगे, देख लीजिए। सबको हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। पहला देखिए, अगर कहीं पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 प्लस 10x dx, ये दिया हुआ है। या दूसरा क्वेश्चन हम यही लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1/1 प्लस cot x dx। देखिए क्वेश्चन ये दिया हो या ये दिया हो, हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है 0 to π/2 1/1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। अगले इंटीग्रेशन में क्या है, 0 to π/2
ये cos x यहाँ जोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। ये हो गया cos x बाई यहाँ पे cos x प्लस sin x dx। ये क्या आएगा, ठीक इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 0 to पाई बाई 2 1/1 प्लस cos x अपान sin x dx इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है 0 to पाई बाई 2, ये sin x यहाँ गुणा करेंगे फिर ये ऊपर चला जाएगा तो sin x अपान sin x प्लस cos x dx। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है सब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, ये दिया हो या अब अगर ये क्वेश्चन दिया है तब भी आपको यहाँ तक जाना ही है, यही मेन है आपका। यहाँ से दिया हुआ है तब भी आप यहाँ जाएंगे साइन कॉस में उसको बदल लेंगे तब भी काम करेंगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी दिया है तो भी उसी का क्वेश्चन है, एक ही प्रोसेस सब पे लागू होगा कि रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx, या इसी को इस तरह से भी 0 to पाई बाई 2 जैसे प्रॉपर्टी 4 लागू करेंगे ये इसमें बदल जाता है 0 to cos x बाई रूट यहाँ cos x प्लस साइन x dx। अब इसमें से किसी भी फॉर्म में दिया हो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है और एक यहाँ से, एक यहाँ से, देखिए 2 2 4 हुए और ये 2 6 क्वेश्चन हैं। अब इसी में से घुमाता है आपको इधर उधर करेगा, सबका आंसर एक ही है, सब पे प्रॉपर्टी 4 लागू करते हैं हम, एक पे जैसे लागू करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। जितने क्वेश्चन हैं सब में प्रॉपर्टी 4 लागू करेंगे, जोड़ेंगे तो सब 2y इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 df, इतना ही आना है सारे क्वेश्चन में। और ये 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर भी एक ही है, एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ये हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ से तो बताया हमने कि ये क्वेश्चन कैसे इसमें बदल जाता है, ये काट वाला भी इसी में बदल जाता है और ये 2 क्वेश्चन सिर्फ रूट लग जाते हैं, बाकी कोई अंतर नहीं है। तो इन 6 क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे एक ही साथ देखिए। जैसे मान लीजिए हम इसी सामने वाले क्वेश्चन को उठा ले रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos x अपान cos x प्लस sin x dx, इक्वेशन नंबर 1 बाई प्रॉपर्टी 4 i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस x अपान cos पाई बाई 2 माइनस x प्लस sin पाई बाई 2 माइनस x dx बाई प्रॉपर्टी 4। चौथी प्रॉपर्टी से ऐसा कर रहे हैं हम, यहाँ पे i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू होता है आपका साइन एक्स अपान cos पाई बाई 2 माइनस एक्स यहाँ पे साइन एक्स प्लस cos एक्स dx। देखिए जो 6 क्वेश्चन बताए हैं सब इसी तरह से लगेंगे, यहाँ पे देखिए इसमें हमने प्रॉपर्टी 4 लागू किया, ये आ गया, इस पे लागू करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, अगर ये इससे पूछेगा तो प्रॉपर्टी 4 करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे अगर ये दिया क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 लागू करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, एड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़िए इनको,
तो यहाँ देखिए i और i जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 2i। देखिए यहाँ पे हर सेम है दोनों का, अंश जुड़ जाएगा तो क्या आया cos x प्लस साइन एक्स अपान नीचे भी वही चीजें हैं cos x प्लस साइन एक्स dx। अब ये कटा, आया मान इसका इंटीग्रेशन केवल dx। यही सारे जितने भी 6 क्वेश्चन बताए सब में यही आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट 0 to π/2। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा केवल x आएगा और लिमिट 0 to π/2। अब यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट 0 है, रखने की जरूरत नहीं है। π/2 -0 कर दीजिए तो केवल π/2 आया। लेकिन मान हमें किसका चाहिए, मान हमें चाहिए केवल i का, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे, therefore i इक्वल टू π/4। ये 6 के 6 क्वेश्चन जो हैं सबका आंसर क्या आता है i इक्वल टू π/4, क्योंकि सब कट जाते हैं और आंसर आपका जो π/4 ही सबका आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन 6 के 6 टाइप्स, इसमें कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3-4 लाइन के क्वेश्चन हैं और आसानी से लग जाएंगे। इसी को 6 क्वेश्चन के रूप में देता है। आइए एक अच्छा क्वेश्चन देखा जाए। इंटीग्रेशन 0 to π cos पे पावर 2n-1 x dx। टू n + 1 है। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में ये लग रहा है कि डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप जानते हैं जब भी लोअर लिमिट हो तो एक बार फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए। अभी पीछे हमने किया था कि एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी 0 to 2a f(x) dx इक्वल टू 2 0 to a f(x) dx। यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x) और ये 0 हो जाता है, यदि f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस f(x), ये कंडीशन, ये प्रॉपर्टी है। अपर लिमिट में से वेरिएबल को घटा के चेक कर ले हम। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है cos पे पावर 2n+1 x, ये दिया हुआ फंक्शन। अब अपर लिमिट में से हम घटा रहे हैं, यानी f π-x का मान हमें निकालना है। तो ये हो गया cos π-x पे पावर 2n+1। देखिए cos π-x, हम इस पावर को उठा के यहाँ रख दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 1। अब cos π-x क्या होता है, माइनस cos x, ये माइनस cos x पे पावर
2n+1। अब देखिए यहाँ माइनस पे पावर, ये 2n+1 की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 1 5, 2 रखेंगे, अरे 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 + 1 7। यानी जब भी इस पे पावर आएगा, ऑड पावर आएगा, तो ये माइनस चिन्ह बाहर रहेगा। माइनस का 3 बार 5 बार 7 बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। और cos पे पावर 2n+1 x। अब यही देखिए, यही फंक्शन है आपका, यही माना है, इक्वल टू क्या आ गया, -f(x). देयरफॉर ये इंटीग्रेशन अगर इसको हम i मानते हैं तो देयरफॉर i इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आज इतना ही देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखिए।